अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। व्यापार, वाणिज्य और बुनियादी ढांचा के विकास को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश में 5 जून तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं। अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, भागलपुर सहित कई जिलों में आज भी लू की चेतावनी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। जैविक उत्पादों की होगी ब्रांडिंग। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में इको टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा। पर्यटन स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की और लू की चपेट में है। गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। आज भी मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान से बिहार आने वाली गर्म हवाओं के चारों तरफ निम्न हवाओं का दबाव बन रहा है। इससे गर्मी की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा है कि जैविक खेती को सरकार बाजार दिलाएगी और उसका ब्रांडिंग करेगी। कृषि मंत्री ने पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोटे अनाज के लिए गया के टनकुप्पा में बनने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में सर्वश्रेष्ठ होगा। उन्होंने कहा कि यहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कम पानी में बेहतर सिंचाई की जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वार, बाजरा और मक्का की फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही वैशाली जिले के राघोपुर में पान, बांका में शहद और दरभंगा में मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किशनगंज की प्रसिद्ध राजवाड़ी चाय की ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारी 8 और 9 जून को वहां शिविर लगाकर चाय उत्पादक किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। पटना में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि गया में 1100 लोगों को रहने के लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की फौकानिया और 12वीं की मौलवी की बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। दोनों परीक्षाएं 10 से 15 जुलाई के बीच ली जाएंगी। परीक्षा 2 पालियों में होंगी। मौलवी में 36,808 परीक्षार्थी और फौकानिया में 57,139 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड में एक विद्यालय में कथित तौर पर विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह मामला मध्य विद्यालय बरवल का है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी अनुपमा सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इलाज के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह मई महीने में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए, एसजीएसटी मद में 35,828 करोड़ रुपए, आईजीएसटी में 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,489 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। एकीकृत भुगतान प्रणाली
यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 में 9 अरब 41 करोड़ के यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुए। भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली यूपीआई वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और यह अब विश्व स्तर पर स्वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के खटांगी गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा और दोनों देशों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान हिट फार्मूला दिया था, जिसके तहत राजमार्गों, संचार संपर्क और ट्रांसवेज को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण किया गया। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रही तरक्की की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में दशकों पुराने संबंध रहे हैं। श्री मोदी और श्री प्रचंड ने संयुक्त रूप से बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी को रवाना किया। दोनों नेताओं ने मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इससे ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा और उन्हें योजना के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान की जा सकेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के बीच स्वरोजगार, आत्मनिर्वाह और आत्मविश्वास को बहाल करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मोहनिया एसडीएम के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, मोहनिया एसडीएम के ठिकानों पर छापे, एसडीएम और उनके परिजनों के मोबाइल जब्त। दैनिक जागरण ने पटना में एक छात्र की लूट के दौरान गोली लगने और इलाज के दौरान मौत पर लिखा है, जख्मी यूपीएससी अभ्यर्थी की 5वें दिन मौत। बहादुरपुर पुल के पास रात के लगभग 1 बजे लुटेरे ने पेट में मार दी थी गोली। प्रभात खबर की सुर्खी है, लोन व अनुदान लेकर उपयोग नहीं करने वाले उद्यमियों से होगी राशि की वसूली। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बिहार में बनेंगे 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तो वैशाली में पान की खेती का सेंटर। बटाईदार किसानों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दैनिक आज ने लिखा है, एनसीईआरटी ने 10वीं का सिलेबस बदला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। व्यापार, वाणिज्य और बुनियादी ढांचा के विकास को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश में 5 जून तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं। अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, भागलपुर सहित कई जिलों में आज भी लू की चेतावनी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। जैविक उत्पादों की होगी ब्रांडिंग। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में इको टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा, पर्यटन स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं।